जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज मैं बात करूंगा नीट के अगले पेपर के बारे में। जो भी पेपर आने वाला है 5 मई को पेपर है, उसके बारे में बात करूंगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पैटर्न मैं बताऊंगा आपको। उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन बताऊँगा, समथिंग 15 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का वापस से स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें से हमें कुछ चीज़ें ही करनी है। मैं दिखाता हूं यहाँ पे कैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, यहाँ दो चीजें क्या हो रही हैं, देखें ध्यान से, ये दो चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं और मुझे डायमेंशन किसका लाना है, ए का लाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये जो रहेगा इसको क्या लेंगे, इक्वल टू 0। हमें डायमेंशन किसका लाना है, ए का। तो ध्यान रखना, जब दो क्वांटिटी कभी भी ऐड होती हैं तो हम दोनों को इक्वली लिख सकते हैं। इक्वली लिखने का मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में वी स्क्वायर। यहाँ पे p क्या है, p हमारा प्रेशर, a है हमारा कांस्टेंट और v है वॉल्यूम। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो डायमेंशन ऑफ a को मैं ऐसे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके डायमेंशन पुट कर देते हैं। तो मैं डायमेंशन रखता हूं प्रेशर का। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l की पावर 3। स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, पहले m देखें तो m तो एक ही है, तो m को तो m लिख दिया। अब लेंथ की बात करें, l कितने हैं, तो l की पावर कितना है 6 और ये l की पावर -1। तो 6 पावर में से एक कम कर दो तो कितनी बचेगी, 5 पावर, तो l की पावर 5। t की बात करें तो t एज इट इज वैसे ही है, तो t की पावर -2। ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, a का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सपोज दैट क्वेश्चन ऐसा आता कि b का भी डायमेंशन पूछता, तो क्या लिखते हैं अपन b के लिए, तो v माइनस बी हमारा क्या है, इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि v और b का डायमेंशन क्या होगा, सेम। जब कोई भी दो क्वांटिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उनके डायमेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां अगर b का डायमेंशन निकालता मैं, तो डायमेंशन b का किसके बराबर आता है, वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l की पावर 3। तो ये इसका भी आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बोलना क्या, बताया क्या है, देन द डायमेंशन ऑफ b का डायमेंशन आपको बताना है। तो एक चीज क्लियर है, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा। LHS और RHS के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम। तो डायमेंशन ऑफ x को मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, लेंथ, तो लेंथ को लेंथ लिख दिया l। b हमें कैलकुलेट करना था और t क्या होता है, टाइम, तो टाइम का स्क्वायर क्या हुआ, t स्क्वायर। अब b का डायमेंशन निकालें अगर, तो b को ऐसे लिखा, t स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो ये आ गया l डिवाइड बाय t स्क्वायर। यानी कि अगर इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं l t की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ b। अच्छा, ये डायमेंशन ऑफ b है किसके बराबर, तो इसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। हो सकता है ऑप्शन कभी ऐसा भी दे कि आपको ऑप्शन में दिया एक्सीलरेशन के बराबर है, कि फोर्स के बराबर है, कि प्रेशर के बराबर है, जो भी आपको बोले, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम समझ जाएंगे आंसर क्या होगा। तो क्या आएगा, LT-2। ये हमारा सेकेंड पैटर्न है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। थर्ड क्या है, अब यहाँ परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको ABCD 4 अलग अलग वैल्यूज दी हैं, उन पे परसेंटेज एरर दिया है। 1% ए पे है, बी में 2%, सी में 3 और डी में 4%। और आपको ये फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले को पहले हम परसेंटेज एरर के फॉर्म पे लिखें। कैसे लिखते हैं, जैसे पी में जो एरर होगी उसे लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू। अब ए की पावर 2 है, जो भी पावर होती है वो पावर सबसे पहले आगे आ जाती है। अब ए पे एरर लिखेंगे तो ए पे एरर क्या होती है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। प्लस लगाते हैं बीच में, यहाँ इंटू लगा हुआ है, हम क्या करते हैं प्लस, क्यों, क्योंकि डायमेंशन जो परसेंटेज है एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, अच्छा बी की पावर क्या है, हाफ, तो सबसे पहले हाफ आगे आएगा। फिर बी में एरर लिखेंगे तो एरर बी में कैसे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू
100 प्लस लगाया। अब c की पावर क्या है 1/3, तो 1/3 आगे आएगा तो 1/3 लिखा। c पे एरर क्या होगा डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस लगाया। d की पावर कितना है 3, तो 3 आगे आएगा, 3 को 3 लिख दिया। d पे एरर क्या होगी डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। अब इनकी वैल्यूज रख देना है। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 को 2 लिखा। a पे कितना एरर हो रही थी 1%, तो इसको लिख दिया 1%, प्लस हाफ को हाफ लिखा। b में कितना एरर हो रही थी 2%, प्लस 1/3 को 1/3। c पे एरर हो रही थी 3%, प्लस 3 आगे लिखा। d पे एरर हो रही थी 4%। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, ये हो गया 2%, यहां से 2 से 2 कट हो गया तो बचा कितना 1%, प्लस यहां 3 से 3 कट हो गया कितना बचा 1%, प्लस यहां 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अब ऐड करो तो 12 और ये कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया हमारा 16%, मतलब 16% इसकी एरर होगी। तो ये एक पैटर्न है जिसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखते हैं और उसके बाद वैल्यूज पुट कर देनी है। आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अगला पैटर्न क्या है हमारा, लिखा इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, मतलब रेडियस जब हम मेजर कर रहे हैं स्फीयर का तो उसमें एरर कितना 2% आ रही है। पूछा है डिटरमिनेशन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, हमें परसेंटेज एरर लाना है वॉल्यूम पे। तो पहले वॉल्यूम के बारे में बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एरर लिखना है तो वॉल्यूम पे एरर क्या होगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू 4/3 तो नंबर है, नंबर में कोई एरर नहीं होता। पाई नंबर है, नंबर में कोई एरर नहीं होता, क्यों, क्योंकि नंबर को हम मेजर नहीं कर सकते। अब रेडियस में एरर बताया इन्होंने तो पहले r की पावर 3 को लिखें। कैसे लिखते हैं परसेंटेज एरर में 3 आगे आता है, पावर जो आगे आएगी। r में एरर कैसे लिखेंगे डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। अब वैल्यूज रख देते हैं, 3 को 3 लिखा। r पे एरर कितनी बताई थी, रेडियस में एरर बताई थी 2%, तो मैंने यहां लिख दिया 2%। 2 इंटू 3 कितना हुआ 6%। ये हो गया हमारा एक और पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, ऐसा कौन सा पेयर है जिनका डायमेंशन सेम नहीं है। जैसे कि बात करें स्ट्रेस और प्रेशर की, तो स्ट्रेस का जो हमारा डायमेंशन है किसका स्ट्रेस का, भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर का भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब हमारा डायमेंशन इसका क्लियर है ml-1 t-2 आएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर का भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो डायमेंशन दोनों का सेम हो गया। इसने बोला था डज नॉट हैव द सिमिलर, तो ये तो गलत है। अब आते हैं एंगल एंड स्ट्रेन। अब एंगल का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, डायमेंशनलेस है, और स्ट्रेन का भी डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, ये भी डायमेंशनलेस है। तो ये भी हमारा क्या, दोनों का डायमेंशन क्या है सेम है, तो ये भी हट गया। अब आते हैं टेंशन और सरफेस टेंशन। तो भाई टेंशन क्या होता है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो ये तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या है mlt-2। और सरफेस टेंशन जो होता है इसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या लिखते हैं फोर्स अपॉन लेंथ। तो भाई ये तो फोर्स है, यहां लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लास्ट भी देख लो, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है इसको लिखते हैं E = h न्यू। तो प्लैंक कांस्टेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा E/न्यू, यानी कि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का क्या होता है ml² t-2, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है t-1। तो अगर देखते हैं तो ये क्या आता ml² t-1। भाई ml² ऐसे रहता, पावर 1 से 1 कट जाती, तो ml² t-1 किसका आता प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा एंगुलर मोमेंटम का देखते हैं तो क्या आता, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, यानी कि मैं लिख सकता था मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, और लेंथ का क्या होता है l, तो ये हो गया l² t-1। अब इसका और इसका डायमेंशन मिला के देखो, तो ये ml² t-1 इसका भी आ रहा और ml² t-1 इसका भी आ रहा, तो ये भी दोनों क्या है सिमिलर। मतलब हमें पूछा था जिसके सिमिलर ना हो, तो ऑप्शन कौन सा है सी के डायमेंशन क्या है सिमिलर नहीं है, किसका इसका टेंशन और सरफेस टेंशन का। तो इस पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जितने फॉर्मूले याद होंगे उतने डायमेंशनल फॉर्मूले आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला
लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। ऐसे कौन से पैरामीटर है जिनका डायमेंशन सेम है ना। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर इसका डायमेंशन निकाले तो क्या एनर्जी का डायमेंशन पता है ml²T-2 और वॉल्यूम का क्या होता है L⁻3। तो अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आता है m L² से L² कट हो जाता तो क्या बचता है L⁻⁻1 भाई एक पावर बचती, ऊपर जाता -1 और T⁻²। ये तो प्रेशर जैसा आया, ठीक है। दूसरा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायमेंशनलेस है। ये क्या होता है डायमेंशनलेस, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते थे K या एप्सिलॉन R बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या आता है डायमेंशनलेस। क्या आता है डायमेंशनलेस। क्यों आता है भाई, इसका फॉर्मूला हम लिखते थे ε/ε0। तो ये भी क्या आता है डायमेंशनलेस, ठीक है। ये भी डायमेंशनलेस हो गया, ये भी डायमेंशनलेस हो गया। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस का डायमेंशन आपको पता होगा, होता है ml-1 T-2। क्यों ऐसा, क्योंकि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया स्ट्रेस और डिवाइड बाय स्ट्रेन डेल्टा L/L। तो डेल्टा L/L तो डायमेंशनलेस रहेगा, यंग मॉडुलस का याद रख लेना। तो इन दोनों के तो क्या हो रहा है सेम हो रहा है, और इन दोनों के भी सेम हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो अलग ही चला गया, क्योंकि वहां पे करंट का भी टर्म्स आ जाएगा। तो हम अगर ध्यान से देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, तो यहां पर डायमेंशन किसका इसका सेम आ रहा, पहला वाला और चौथा वाला, इनके डायमेंशन सेम है। और किसका सेम है, दूसरा वाला और एक आ रहा तीसरा वाला। अब आंसर मिला लेते हैं। तो 1 और 4 दिया है क्या, 1 और 4 दिया है, ये हो गया। दूसरा 2 और 3 दिया है क्या, 2 और 3 नहीं दिया है। तो आंसर क्या हो गया 1 और 4। मतलब फाइनली ये है कि आपको डायमेंशन आने चाहिए। डायमेंशन आने के लिए आपको फॉर्मूले याद करना जरूरी है। फॉर्मूले याद कर रखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगले पैटर्न पे आते हैं। लिखा इफ F इज द फोर्स गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस वन, देन डायमेंशन ऑफ D अपॉन B आर सेम एज दोज ऑफ D अपॉन B किसके बराबर होगा। तो पहले D और B सॉल्व करें। एक चीज पता है हमें कि भाई साहब ये जो क्वांटिटी है ये क्या है एंगल वाली, और एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस। मतलब एक चीज क्लियर है, अच्छा यहां पर B दिया है, हमें B और D लाना है, तो ये क्या होता है डायमेंशनलेस। मतलब इतना क्लियर है B और X का जो डायमेंशन आएगा ये कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ 1, या M0 L0 T0 लिख सकते हो। हमें लाना क्या है B का, तो डायमेंशन ऑफ B कितना आता, ये आता हमारा 1/x। 1/x मतलब L-1, ये B का आया। अब D का निकालना है, तो ये भाई साहब क्या है डायमेंशनलेस। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं D इंटू टी इक्वल टू क्या आएगा 1। तो मुझे लाना किसका था D का, तो D को लिखते तो क्या आता 1/t यानी कि T⁻⁻1। अब हमें लाना क्या था D अपॉन B, तो D अपॉन B अगर करें, D अपॉन B का डायमेंशन अगर निकालें तो क्या आता है, D का डायमेंशन क्या है T-1 और B का डायमेंशन क्या आया है L-1। तो L-1 को ऊपर ले जाते तो क्या बचता है L और T⁻⁻1। अब L-T-1 किसका होता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी ऑप्शन क्या दिया, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, वो है सिंपल बट आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और ये पैटर्न ध्यान रखना है, कॉस के साथ साइन के साथ जो आता है वो डायमेंशनलेस रहता है। एंगल है क्योंकि, तो एंगल को डायमेंशनलेस कर दिया हमने और सॉल्व कर लिया वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिखा है अल्फा या ए जो भी लेना चाहो, अल्फा इक्वल टू दिस वन F/v² साइन बीटा। ये v जो है ना ये हमारा वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी। अब आपसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। एक चीज देखो यहाँ पर, बीटा का डायमेंशन तो क्लियर है क्योंकि बीटा के साथ क्या है t, तो बीटा t तो ये एंगल है और एंगल का डायमेंशन क्या होता है 1 के बराबर। तो बीटा का डायमेंशन तो क्लियर हो गया, क्या आएगा 1/टाइम, और टाइम 1/टाइम मतलब T⁻⁻1, ये तो बीटा आ गया। अच्छा एक चीज, साइन के साथ जो टर्म्स रहेगा डायमेंशनलेस रहेगा, तो इसको तो हटा ही दिया। अब अल्फा का डायमेंशन निकालते हैं, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का होगा। तो RHS में क्या F/v², F/v², वैल्यू रखो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml-2,
अब वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 पूरा का स्क्वायर। सॉल्व करें इसे, पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं mlt माइनस 2। जल्दी नहीं करना, आराम से करना, स्पीड बस थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे। स्क्वायर लगा दो तो एल स्क्वायर होता और टी की पावर माइनस 2 होता। एक चीज देखे तो टी की पावर माइनस 2 से टी की पावर माइनस 2 कट हो गया, एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ml माइनस 1। भाई एक एल बचेगा, एल ऊपर गया, ml माइनस 1। ये आ गया अल्फा का। पूछा क्या था अल्फा और बीटा का, तो बीटा का हमारा t माइनस 1 है और अल्फा का हमारा ml माइनस 1 है। ये भी हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स F, एक्सीलरेशन a एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कैसे सॉल्व करेंगे एनर्जी का डायमेंशन, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमें फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम को फंडामेंटल लेना है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको। एनर्जी का कैलकुलेट करना है तो एनर्जी इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट के ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले फोर्स को F लिखा, फिर एक्सीलरेशन को a लिखा और टाइम को t लिखा, इस टाइप से लिख लिया। फिर इनके एक्सपोनेंट्स ले लेंगे। मैं इसका एक्सपोनेंट्स ले लेता हूँ x, इसका एक्सपोनेंट y और इसका एक्सपोनेंट z। x y z मैंने इनकी पावर ले ली। अब क्या करना, LHS का डायमेंशन लिखेंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल टू k, तो हमारा डायमेंशनलेस रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2 की पावर x। अब एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है lt माइनस 2 की पावर y। बात करेंगे हम लोग टाइम की, तो टाइम की पावर क्या आएगी z, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी पावर अलग अलग करेंगे। किसके अलग अलग, जैसे मास की पावर एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ मास की पावर अगर देखें तो मास की पावर तो सिर्फ x है और तो कुछ है नहीं। अब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की पावर यहाँ क्या है x है, यहाँ लेंथ की पावर क्या है y है, और यहाँ पर है क्या नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा लेंथ की पावर। अब आते हैं टाइम की बात करेंगे तो t की पावर देखें तो t की पावर कितना है माइनस 2x है, यहाँ पे t की पावर क्या है माइनस 2y है, यहाँ पे t की पावर क्या है z है, तो पावर क्या हो गई ऐड हो गई। अब हम करेंगे कंपेयर, मास की पावर x है, यहाँ मास की पावर कितना है 1 है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की पावर कितना है x प्लस y है। अच्छा यहाँ पे लेंथ का पोर्शन में देखें तो लेंथ की पावर कितना है 2 है, x की जगह 1 रखा, y को y लिखा 2 के बराबर, तो y की वैल्यू अगर देखें 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। तो ऑप्शन यहाँ से मिला सकते हो कि f की पावर 1 आएगी और a की पावर भी 1 आएगी, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। अब t की बात करें तो t की पावर कितना है माइनस 2x माइनस 2y प्लस z, डायरेक्ट वैल्यू रखो तो माइनस 2, x की जगह 1 ही आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, फिर माइनस लगाया 2 को 2 लिखा, y की वैल्यू भी 1 के बराबर वो भी वही आएगा, प्लस z इक्वल टू t की पावर कितना है, यहाँ देखा LHS में तो t की पावर माइनस 2 है तो इसको लिख दिया माइनस 2। अब ध्यान से देखा तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, मतलब यहाँ से z की अगर वैल्यू सॉल्व करें तो माइनस 2 को उधर भेज दो, कितना आया 2। ये आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ रख दो, यही आंसर है। कैसे, तो ये लिख देते हैं एनर्जी इक्वल टू एफ की पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ की पावर एक्स मतलब एफ आया। अब ए की पावर वाई, वो भी वैल्यू 1 है तो ए को ए लिखा। अब टी की बात करेंगे तो टी की पावर जेड, तो टी को टी लिखा, जेड की वैल्यू क्या है 2, यानी कि आंसर क्या आया एफ ए टी की पावर 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब मैं सरफेस टेंशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी की पावर x ले ली, वेलोसिटी की पावर y ले ली और टाइम की पावर z ले ली। ठीक है, अब क्या करें, अब इनके डायमेंशन लिखो। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mt माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 की पावर x, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1 की पावर y और टाइम का टाइम रहेगा की पावर z। मैंने सभी के डायमेंशन लिख दिए। अब क्या करूंगा, पावर को एक साथ इक्वेट करेंगे। तो mt माइनस 2 को एक साथ लिखा। यहाँ देखें तो मास की पावर क्या है, तो मास की पावर है x और कोई है नहीं। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ की पावर क्या है, तो लेंथ की पावर है 2x और है कहीं ये है प्लस y। अब बात करेंगे टाइम की, तो टाइम की पावर यहाँ देखें तो क्या आएगा माइनस का 2x बराबर है, और टाइम की पावर क्या है माइनस का y, और यहाँ टाइम की पावर प्लस z।
अब हम पावर को कंपेयर करेंगे तो m की पावर x है तो x इक्वल टू कितना आया, यहाँ m की पावर 1 है यानी कि x इक्वल टू 1 आया। अब बात करेंगे 2x प्लस y लिखा है l की पावर, यहाँ l की पावर क्या है 0 है, भाई l है नहीं तो 0 हुआ, तो x की जगह 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब लास्ट वाले में आ जाओ t वाले में, तो t की पावर कितना -2x माइनस वाई प्लस जेड, तो -2 x की जगह 1 रखा तो 1 ही आया, माइनस लगाया, y की जगह -2 है तो ये +2 हो गया, अब प्लस z की जगह मैंने लिख दिया z इक्वल टू, अब t की पावर तो ये था, यहाँ पे t की पावर कितना है -2, इसको लिख दिया -2। अब ध्यान से देखे तो कैंसिल हो गया, तो z कितना आया -2, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, यहाँ उठा के रख दो आंसर, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी e की पावर x, मतलब e x की वैल्यू 1 थी, v की पावर y -2 आया, और z की पावर t की पावर z है तो t को कितना z मतलब -2, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रोसीजर समझना है और इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला हमारा क्या है, अब ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, फॉर्मूले में क्या लिखा है P = f/L², और इन्होंने क्या करा है एरर बता दी है, फोर्स में एरर है 4% और लेंथ में है 2%। कैसे लिखते हैं डायरेक्ट इसको, तो भाई P में एरर क्या होगी डेल्टा P/P × 100, ये परसेंटेज एरर ऐसे लिखते हैं। अब फोर्स में एरर क्या होगी, तो फोर्स में एरर होगी डेल्टा F/F × 100 प्लस, अब L² है पहले पावर आगे आएगी, फिर L में एरर कितनी होगी डेल्टा L/L × 100, ऐसे लिखेंगे, वैल्यूज रखते हैं। फोर्स में एरर कितनी 4%, तो इसको 4% प्लस 2 को 2 लिखा, लेंथ में एरर कितनी 2%, तो इसको लिख दिया 2%। अगर इसको सॉल्व करें तो 4 ये और 4 ये कितना हो गया 8%। तो ये हमारा परसेंटेज एरर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एक परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ k की पावर और l की पावर दी है और n की पावर, k में एरर 1% है और l में है 2% और m में है 3% और n में है 4%। कैसे लिखते हैं, तो भाई x में परसेंटेज एरर बताना है तो डेल्टा x/x × 100, कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, सबसे पहले k की पावर कितना 3, तो 3 को आगे लिख दो, पहले पावर आगे लिख दो। अब k में एरर कितना है 1, तो 1% लिख दिया, प्लस लगाया। अब l की पावर कितना है 2, तो 2 को आगे लिख दो। अब l में एरर कितना है 2%, 2% लिख दो, प्लस अब m का नंबर आया तो m में परसेंटेज एरर कितना है 3, प्लस अब यहाँ हाफ है n की पावर तो हाफ को आगे लिखो, फिर n में एरर कितना है 4%। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये 3%, ये 4 3 7%, तो ये दोनों हो गया, इन दोनों को मिला के, प्लस ये 3% है और इधर कितना आएगा 2%, 7 3 10 2 12%। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, डायरेक्ट तरीका है ना, हम यही यूज करेंगे एग्जाम में, हम डायरेक्ट वो क्यों लिखेंगे स्टेप। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट यूज करना है। अगले पे आते हैं, अगला क्या है, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। पहले स्क्रू गेज के 2 फॉर्मूले देख लेते हैं। तो भाई स्क्रू गेज का जो फॉर्मूला है टोटल रीडिंग का, वो क्या होता है वो देखेंगे। तो टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला है, इसे हम लोग लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम लोग मेन स्केल रीडिंग, क्या लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, प्लस फिर लिखेंगे हम सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्या लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, फिर लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई। मेन स्केल रीडिंग वो होती है जो सीधा स्केल जाता है, वो मेन स्केल रीडिंग रहेगी। सर्कुलर स्केल होता है जो घूमता है, जब सर्कल में घुमाते हैं ना, स्क्रू केस देखा होगा, जब घुमाते हैं तो सर्कुलर स्केल रहेगा, उसमें डिवीजन मिलेंगे। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अलग से देखेंगे। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, किसमें सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। बस ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, तो भाई टोटल रीडिंग बतानी है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द वायर बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग देखें, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 0, तो 0 लिख दिया, प्लस अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 डिवीजन, तो मैंने 52 लिख दिया। सर्कुलर स्केल हमेशा डिवीजन में आएगा। अब लीस्ट काउंट की बात करें, तो लीस्ट काउंट कैसे लिखेंगे, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है, तो यहाँ दिया है 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल।
मेन स्केल पे 1 डिवीजन, मेन स्केल ऐसे वाला 1 डिवीजन, सर्कुलर पे 100, यानी कि मैं लिख सकता हूं पिच की वैल्यू 1 है और 100 डिवीजन में पिच कितना हुआ 1 हुआ, 1 मिलीमीटर पिच हुआ और डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल में 100। जरूरी नहीं है कि 100 डिवीजन ही दे, ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये मिलीमीटर में था भाई, 1 मिलीमीटर था ना ये स्केल, सॉल्व कर लो तो ये आता हमारा 0.52 मिलीमीटर। बट ऑप्शन यहाँ पे हमारे सारे किसमें नहीं है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 से डिवाइड तो 0.052 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगले पे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज का इसमें देखो लीस्ट काउंट दिया है, इस बार क्या दिया है लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन। देखो यहाँ पे सर्कुलर स्केल के 50 डिवीजन दिए हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है पिच, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। 50 है तो 50 लिख दिया, तो पिच की वैल्यू अगर सॉल्व करते तो 50 का मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट में होता मिलीमीटर। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखो, पॉइंट हटाते नीचे आता 100, 50 से कैंसिल करो कितना आया 1/2 यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन देख लो 0.5 मिलीमीटर, बी ऑप्शन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पैटर्न पूछा जाता है नीट में, तो इस साल आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन आप मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, टाइम को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 12 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसी से हमें सीखना है, बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।